रोहतक के नवनिर्माण के लिए मैंने इस चुनाव के अंदर एक अपना संकल्प पत्र निकाला है। सबका सम्मान करेंगे, रोहतक का नवनिर्माण करेंगे। ये इस संकल्प पत्र की कापियाँ सभी पत्रकार साथियों को मैं दे दूंगा। इसकी जो मेन संक्षेप में इसकी तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि रोहतक के हर नागरिक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जल भराव और सीवरेज की समस्या का समाधान मेरी प्राथमिकता होगा। शहर ट्रैफिक मुक्त होगा, सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, जिनकी गुणवत्ता सुधारना मेरी जिम्मेदारी होगी। बाजारों और कॉलोनियों में सुचारू यातायात हो सके। सफाई व्यवस्था को इतना मजबूत किया जाएगा कि पहले पखवाड़े में सभी नागरिक अपना बदलाव महसूस करेंगे। स्वास्थ्य सेवा में व्यापक सुधार करेंगे। पार्कों और खेल सुविधाओं का व्यापक विकास होगा। नागरिकों के लिए ओपन जिम, सिंथेटिक ट्रैक और तमाम नागरिक सुविधाएं मुहैया की जाएगी। भाजपा की प्रॉपर्टी आईडी की स्कीम की समीक्षा कर भ्रष्टाचार मुक्त जन हितैषी नई योजना बनाई जाएगी, जिससे आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवार पहचान पत्र की कानूनी खामियों को गहन से समीक्षा करके पुनः उसको रिव्यू किया जाएगा। छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए आधुनिक पुस्तकालय कॉलेजों के कैंपस की वाईफाई की जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहर में अत्यंत आधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क और साथ में शहर में पुलिस बूथ और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। मैं संकल्प लेता हूँ कि रोहतक पानीपत एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के कारण विस्थापित हुए गांधी कैंप के नागरिकों को पीड़ा को समझते हुए उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा और साथ में सरकार की पॉलिसी को विस्थापितों से विचार विमर्श करके उनके हित में पुनः रिव्यू की जाएगी। ये आगे उसके बाद साथियों, बहुत ही सम्मानित साथियों, आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ में साझा कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में नकारात्मक से भरे हुए कुछ लोग शहर का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हुआ ही नहीं, उसे स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति का तमाम मर्यादाओं को लांघकर ऋणात्मक माहौल पैदा करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। बहुत दुख की बात है कि बहन बेटियों को इसके लिए मोहरा बनाया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि दलित समाज, वाल्मीकि समाज, कबीरपंथी, इन सब से मेरा बचपन से पारिवारिक नाता रहा है। केवल औपचारिकता नहीं, आज भी एक दूसरे के घर आना जाना, भोजन करना तक उसमें शामिल है। मैं हमेशा समाज के प्रति वर्गों का सम्मान किया है। दलित समाज भी मेरे लिए सदैव आदरणीय रहा है और रहेगा। कुछ लोगों को यह वोट हो सकते हैं, पर मेरे लिए ये परिवार है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि जो भी मेरे पास आया उसे पूरी तरह संतुष्ट करके करूं। अपने शहर के लिए मेरी पूर्णतया जवाबदेही है। मैं आदरणीय मतदाताओं को, मेरे आदरणीय शहरवासियों को मेरे संस्कार, मेरे काम, मेरे व्यवहार को भली भांति पता है। मैं हमेशा कानून की पालना की है, कानून का सम्मान किया है, शहर के हर नागरिक को अपने परिवार का हिस्सा समझा है। मैंने कभी ऋणात्मक राजनीति का हिस्सा नहीं रहा, ये मेरे संस्कार में नहीं है। सार्वजनिक जीवन में हमेशा मैंने नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं का पालन किया है और मेरे लिए मेरा शहर मेरे पहले है। मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी दोनों दलित समाज से आते हैं। कांग्रेस का इतिहास साक्षी है कि उसने हमेशा ही दलित समाज को न केवल सम्मान दिया है बल्कि उनके कल्याण के लिए काम किया है। मेरे से अब जितना भी संभव हो सका मैं इस समाज के लिए हमेशा अपना योगदान सुनिश्चित किया है। अब मेरा आगे यह भी प्रयास रहेगा कि मैं इस समाज के लिए पूरे आदर के सम्मान के साथ यथासंभव सहयोग कर सकूं। और उसके बाद जी पिछले दिनों में कुछ शहर में सीएम अनाउंसमेंट और महंगी की स्कीमों का ग्रांट सेंक्शन करने का मौका मिला और मैंने जो काम करवाए उनमें मैं आपसे बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि
CM अनाउंसमेंट जो अपना 5 करोड़ में थी, उसमें श्रीमणि संत कबीर धर्मशाला दानक सेवा समिति संजय नगर में मैंने 18,40,000 का अनुदान किया और वो पूरा खर्च हुआ। विनोद बेरा जी हमारे साक्षी यहाँ पर बैठे हैं इस बात की। और उसके बाद रविदास धर्मशाला कुएं वाली गली वार्ड नंबर 15 आर्यनगर बाजार के अंदर, उस धर्मशाला के लिए मैंने जो सेंक्शन किया और खर्च हुआ CM अनाउंसमेंट के अंदर, वो 12.39 लाख मैंने खर्च किया। उसके बाद जैन जति के अंदर एक दली चौपाल है, ये सभी जानते हैं, यहाँ पर बैठे हैं हमारे अपना ताराचंद बागड़ी और तिरंगा साहब बैठे हैं। उसमें मैंने 12,55,000 की ग्रांट दी और जो खर्च चुकी थी सब कुछ खर्च हो चुका थी। गुरु रविदास धर्मशाला बंदेल मोहल्ला, जिसके साक्षी ये हैं, मैंने 5 लाख रुपया वहाँ पर दिया। मैंने परशुराम पार्क, यहाँ तक भी नहीं सभी समाज के लिए, परशुराम पार्क के लिए मैंने जो परशुराम मंदिर है बिल्कुल उसकी दीवार के साथ दीवार लगती है, उस पार्क को डेवलप करने के लिए अभी मैंने वेंगी स्कीम 2023-24 के अंदर मैंने 25,11,000 रुपये का ग्रांट दी है और काम शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि नहीं, यहाँ कहता हूँ कि जहाँ पर कबीर धर्मशाला के लिए 18 संत कबीर के लिए मैंने कबीर पार्क कबीर कॉलोनी वार्ड नंबर 6 23,04,000 का मैंने अनुदान तो मैंने नहीं दिया, मैंने रिकमेंडेशन की, काम हुआ, काम लग चुका है। 23 लाख का वो अमाउंट था मेरे सामने। फिर सभी मेरे को वहाँ पर कहने लगे कि ये बैठे हैं, मेरी बहन बैठी है यहाँ पर, तेज कॉलोनी से पीछे बैठी हैं, और भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर रामानंद बैठे हैं और परीक्षित बैठा है, और मैंने वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन 23,04,000 का हमने वहाँ पर काम करवाया। काम कंप्लीट हुआ। ये लोग कहेंगे कि कमी रह गई है, उस कमी रहने के बाद मैंने उसी स्थान के लिए दोबारा और खर्च के लिए मैंने वहाँ के लिए ये 18 लाख पहले मैंने बोले हैं, ठीक है, और ये 23 लाख रुपये मतलब 44 लाख रुपए दोनों मिला के मैंने उस पार्क के लिए वो सेंक्शन होकर आ गया, उसका टेंडर हो गया है और इसकी वजह से काम शुरू नहीं हो सका। उसके लिए दोनों रामानी जी बिल्कुल साथ में है, ये कहने लगे ये पूरा नहीं है उसमें। और उसके बाद मैंने 10,55,000 जो है वेंगी स्कीम 2023-24 के अंदर रेनोवेशन होता वाल्मीकि चौपाल पटेल नगर, हमारे वाल्मीकि जी क्या नाम है, हाँ सुरेंद्र कहानी जी यहाँ पर बैठे हैं उस बात के लिए। भाई मैंने पूरा प्रयास किया कि हमेशा ही और सबसे ज़्यादा चक्कर, और यहाँ पर मेरे पास एक पत्र है कि बंदेल मोहल्ला हमारा बहुत बुरी हालत है, 4 फुट की अच्छी गली है और कई सालों से इतना दुखी हो रहा है कुछ है। इस मैटर को पर्सनली मैंने ACS से टेकअप किया और ये चीफ इंजीनियर की लेटर आके अब आई है कि 2 महीने के अंदर बंदेल मोहल्ला की इतनी छोटी सी गली है, सीवरेज डल नहीं सकता, सीवरेज ओवरफ्लो करता हुआ पिछले 25 साल पहले का भी सीवरेज डला था और हमने उसको वो किया है। इसके लिए ये चिट्ठी आई है, 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा, उसमें पानी का भी और सीवरेज का समस्या। एक इम्पॉर्टेंट बात और है मेरे सामने, मैं जो आपको करना चाहता हूँ जिस बात के लिए तो पानी जब मैं 2009 से लेकर 2014 में विधायक था, ये बहुत बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम थी। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने 1469 मकानों का डिमोलिशन का नोटिस दिया और वो नोटिस कम से कम एक बार नहीं दिया था, 5 बार नोटिस उन्होंने आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया था और आके JCB खड़ा कर देते थे। और सारा तेज कॉलोनी के साथ राम जोड़ी है और हनुमान कॉलोनी का ऊपर का एरिया है, साथ में तेज कॉलोनी का कुछ ऊपर का एरिया है और साथ में गोखरा कोट का एरिया है, रेणुपुरा का एरिया है, वहाँ पर JCB डिमोलिशन के लिए खड़ा करते थे। मैंने ये शख्स बैठा है ताराचंद बागड़ी, मैं उस समय पिटीशन कमेटी का चेयरमैन था। वहाँ पर रविदास आश्रम है, हॉस्टल बना हुआ है, साथ में क्या नाम है उसका मंदिर भी बना हुआ है, गुरुद्वारा भी बना हुआ है। उसके डिमोलिशन के नोटिस आ गया तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि सभी जगह हो करके मैंने उस इशू को टेकअप किया और पिटीशन कमेटी का चेयरमैन होते हुए मैं आपसे मेंशन करना चाहता हूँ कि
एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिक साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का एक्ट है। यहाँ पर हमारी सभ्यता में पोखरा कोट की कुछ पुरानी सभ्यता, हड़प्पा और सिंधु की सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ रिजर्व एरिया है वहाँ पर वो रिजर्व एरिया जो था ना वो कुछ गज़ों में था, एक्चुअली उस 1600-1700 गज़ों में था उसके पर वो सारे एरिया को कवर करते थे। उस बात के लिए आप सभी बैठे हैं वहाँ पर। असल में मैंने इस बात को टेकल करके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली को मैंने चंडीगढ़ बुलाया। उसके बाद दिल्ली में मीटिंग की जिसमें डिप्टी कमिश्नर रोहतक भी जाते थे, वहाँ से ACS वर्धन साहब भी जाते थे, सारे जाते थे। मैंने कहा ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1400 मकानों को गिरा दो। जो पूछो उस मसले का हल निकल के एक्ट के मुताबिक हल निकला कि 3 तरह के एरिया होते हैं। एक होता है प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही सब कुछ तो करेगा, चाहे उसकी खुदाई करेगा, कुछ करेगा, कुछ उसको छोड़ के उसके बाद उसके 200 मीटर छोड़ के एक रेगुलेटेड एरिया होता है। उस रेगुलेटेड एरिया में गवर्नमेंट की परमिशन के साथ आप गवर्नमेंट की परमिशन के साथ सभी चीज़ वहाँ पर कर सकते हैं। तेज कॉलोनी, खोखरा कोट, रामजोड़ी, इस एरिया के अंदर जहाँ पर मेरे दलित भाई रहते हैं वहाँ पर मैंने प्रयास करके और अल्टीमेटली इस बात का फैसला किया। वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, वहाँ सड़क नहीं बनती थी, वहाँ नाली नहीं बनती थी, वहाँ पर किसी हालत में कोई था, मेरे सामने सभी साथी बैठे, सीवरेज नहीं बनता था। अल्टीमेटली जब रूल्स निकाले गए, कानून निकाला गया, तो ये कहा गया कि रेगुलेटेड एरिया के अंदर म्यूनिसिपल कमेटी अपने काम कर सकती है, सैनिटेशन के काम कर सकती है, पर वो 3 फुट से नीचे नहीं जाएगी। ये हुआ। यही आज देखते हैं, आप देखते हैं कि रिनकपुरा में 100 फुट की गलियां बनी हुई हैं, सारा एरिया डेवलप हुआ, सारा एरिया तेज कॉलोनी का डेवलप हुआ, रामजोड़ी का डेवलप हुआ। उसमें प्रोटेक्टेड एरिया को हमने हाथ नहीं लगाया और उस 1469 में से हमने एक भी किसी दलित भाई का एक भी मकान नहीं गिरा। मेरे पास रिकॉर्ड की बात है, ये एक्ट मेरे सामने है। फिर रेगुलेटेड एरिया के बाद बाकी एरिया है वहाँ पर इन्होंने तो सारा एक सा हवा बना रखा था, डर बना रखा था कि इस एरिया के अंदर कि जहाँ पर लोगों को, और उस समय के मुख्यमंत्री भी चिंतित थे क्योंकि उस एरिया कुछ एरिया करोई के अंदर इन आदमी को कैसे रिहेबिलिट करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कुछ है। इसका अल्टीमेटली हल निकला कि जो 1700 या 1500 गज जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जगह आधे एकड़ के करीब है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो उनके पोजीशन में रहेगी, किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, लोग तारे लगाते थे, ये वो बल्ब सा लटका देते थे और वो स्ट्रीट लाइट के बीच में वो क्या कुंडी कहते हैं जिसको कहते हैं, उस हिसाब से होता था। हमने उस व्यवस्था खत्म कराई। प्रत्येक व्यक्ति जिसने अप्लाई किया उसको मित्र का कनेक्शन दिलवाया, उनकी गलियां निर्माण करी, और जो उनको आप कहते हैं कि वो डिफेसमेंट जो अपना मॉर्निंग में आप अपना जाते हो पखाना जगह जाने के लिए, उनके लिए भी उनको दिक्कत आती थी। घरों में ड्राई लैट्रिन थी, हमने वहाँ पर सारा का सारा व्यवस्था की कि वो पूरी की पूरी दूसरी लैट्रिन बना सकते हैं, और नालियों को ऊपर से जाके उसमें सारा सड़क वगैरह निकल गया। बड़ा बड़ी टंकियाँ रखी जाती थी, पानी मिलता था। और सबसे बड़ी बात यह है बूस्टर बनवाया, और एक बहुत कितना एकड़ जगह गई मैं अपना रामन की पार्क में आप बताओ कितनी जगह? 4 एकड़ के अंदर हमने उस कॉलोनी के अंदर पार्क कर दिया, और पार्क में लोग वहाँ पर खुश है। मेरे युवा साथी वहाँ पर है, वो वहाँ पर उसका क्या कहते हैं पार्क बनाना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। वहाँ पर थोड़ी नशे की शिकायत है, मेरी लेडीज ने मेरे को कहा, इसलिए मैंने उसका समाधान निकाला कि बच्चों का कोई डाइवर्शन हो, वहाँ पर लाइब्रेरी खुले, स्पोर्ट्स का खुले, और कुछ टेबल टेनिस इस तरह का भी क्रम है। अगर भगवान ने मेरे को आप तक के गुलता ने मेरे को आशीर्वाद दिया और भगवान का आशीर्वाद रहा, तो वहाँ पर एक इनका रिक्रिएशन क्लब भी मैं बनवाऊँगा। बस यही आपसे इसी बात के लिए कहना था। किसी भाई का कोई भी प्रश्न हो, कोई और बात हो, वो बोल सकते हैं कि मैं हमेशा ही मैंने दलित बिरादरी का सम्मान किया है। एक बात जो मैं कहना नहीं चाहता था वो जरूर है कि कलानौर में जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरा घर था, उसके बिल्कुल साथ में दीवार रखते ही वहाँ पर कबीरपंथी जो लोग हैं, इनमें जो समाज है, उनके घर हैं,
और मैं बचपन में उनके घरों में ही खेला, वहीं पर किसी के घर खाना खा लिया, किसी ने ज़बरदस्ती और कोई चीज़ खिला दी, किसी ने मिठाई खिला दी। एक आना जाना, एक सोशल स्ट्रक्चर इतना था, इवन यहाँ तक के कि मेरे बेटे को भी जब वो छोटा था, वो हमारा लक्की ड्राइवर था, साथ में रहता था, उसकी बहू उसको उठा के अपने घर ले जाती थी, 4-4 घंटे बाद वापस आके घर छोड़ के जाती थी, मतलब कहते रखती थी। मेरा तो ऐसा शुरू से ही बचपन से जिस लोकेलिटी में और जिस एरिया में मैं रहा हो वो लगाव होता है, और मेरी किसी से कोई किसी को दुर्भावना मेरे किसी के प्रति नहीं है। इन शब्दों के साथ आपने कोई मुझसे सवाल पूछना हो, मेरा संकल्प पत्र आज मैंने आपके सामने रख दिया। मैंने कुछ अपनी ग्रांट्स के बारे में आपके सामने रखा और साथ में खोखरा कोट की सारी मैंने कहानी आपको